भाई की मंगनी वाले दिन मैंने पहली दफा अपनी भाभी को देखा था और भाभी को देखने के बाद मैं पूरी तरह ही उनके हुस्न का दीवाना हो गया था। मैंने उस कदर खूबसूरत चेहरा और गोरा चटा वजूद उज तक नहीं देखा था। भाभी को देखकर ऐसा लगता था जैसे हाथ लगाओ तो वो मैली पड़ जाएंगी और उनका ये हुस्न मेरे दिल में पूरी तरह उतर गया था। मैं वैसे ही जवान और कमसन लड़कियों का मतवाला था और अब तो मेरी भाभी भी एक ऐसी ही हुसैन और कम उम्र लड़की निकली थी। बेसाख्ता ही मुझे अपने भाई की कसमत पर रश्क होने लगा। मैंने भाभी को देखकर मुस्कुराते हुए उम्मा से कहा कि इस जैसी ही दुल्हन मुझे भी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी पूरी तरह शर्मा गई थी, जबकि इम्मा कहने लगी कि पहले अपनी हरकतें सुधार लो, फिर तुम्हारी शादी का सोचूंगी। जब तक तुम खुद पैसा नहीं कमाओगे मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। उम्मा की बात पर भाभी खुलखलाकर हंसी थी और मैं बड़ी तरह शर्मिंदा हो गया था। उम्मा ने तो नई नवीली ने भाभी के सामने ही मेरी बेइज्जती हो गई थी कर दी थी। मंगनी का फंक्शन खत्म हुआ और सब वापसी के लिए निकलने लगे तो भाई ने चुपके से मेरे हाथ पर एक पर्ची रखी और कहने लगे कि ये अपनी भाभी के हाथ। मैं पकड़ा देना, हमारी कोई बहन नहीं थी, उसे लिए भाई को मेरा ही उसरा था। मैंने चुपके से पर्ची खोल कर देखी तो उसमें भाई का नंबर लिखा हुआ था। मुझे शरारत सूझी और मैंने नंबर बदल दिया। भाई की जगह अपना नंबर पर्ची पर लिखा और भाभी को खुदा हाफिज कहने के बहाने उनके पास पहुंच गया और फिर ये कहकर अपना नंबर पकड़ा दिया कि भाई ने आपको देने का कहा था, रात को फोन कर लीजिएगा। मेरी बात सुनकर भाभी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और मैं दिल ही दिल में उनकी सादगी पर हंसता वापस लौटिया। फंक्शन की वजह से सभी लोग थक गए थे, सब अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे और मुझे भाभी के फोन का इंतजार था। मैंने मजाक मजाक में ये काम कर दिया था और अब मैं सोच रहा था कि भाभी का फोन आएगा तो मैं उनसे क्या कहूँगा और भाई को क्या बताऊंगा कि मैंने अपना नंबर क्यों दिया। फिर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। आज की रात तो भाभी से मजे लेता हूँ और फिर 2 बजते ही मेरा फोन बजने लगा था। अनजाना नंबर देखकर मैं समझ गया कि भाभी भी भाई की तरह ही बेताब है। अगर भाई भाभी के लिए दीवाने हो रहे थे तो भाभी से भी अपनी जवानी संभाली नहीं जा रही थी। मेरी और भाई की आवाज बहुत मिलती जलती थी, उसी लिए मैंने फोन कान से लगाया और भाभी से रोमानवी बातें करने लगा, मोहब्बत का इजहार। और भाभी की खूबसूरती में जैसे ही मैंने कसीदे पढ़ने शुरू किए तो भाभी खुलती ही चली गई और फिर मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी। भाभी का नरम गर्म लहजा और खुला डला अंदाज मुझे बहकने पर मजबूर कर गया और मैंने उन्हें न बताया कि मैं उनका मंगेतर नहीं बल्कि दीवर हूँ। सारी रात मैंने भाभी से मोहब्बत भरी बातें की और फिर उन्हें खुदा हाफिज कह दिया। अगली सुबह जब मैं देर से कमरे से निकला तो भाई परेशानी में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, तुमने मुस्कान को मेरा नंबर नहीं दिया था क्या? मैं सारी रात इंतजार करता रहा लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। भाई की बात सुनकर मैंने जल्दी से नजरें बदल ली कि कहीं उन्हें खबर ना हो जाए कि मैंने मजाक में क्या हरकत की है। और अब मुझे ये डर भी लग रहा था कि अगर भाई को पता चल गया कि मैंने उनकी जगह भाभी से प्यार मोहब्बत की बात की है तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उसी लिए मैंने कांधे अचका दिए और कहा कि हो सकता है कि वो शर्मीली कस्म की लड़की हो और उनके घर में इन बातों को पसंद न किया जाता हो। उसी लिए अब तहम्मुल से इंतजार करें, उज नहीं तो कल वो खुद ही फोन कर लेंगी। मेरी बात सुनकर भाई सोच में पड़ गए। कहने लगे, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुस्कान के घर वाले वाकई ही पुराने जमाने के लोग हैं। मुझे नंबर देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा ना हो कि कोई मसला खड़ा हो जाए। ऐस को तसल्ली दी और कहा कि महीने भर की बात है, उसके बाद तो भाभी को हमारे घर जाना है। भाई बड़े सीधे सादे और पुराने किस्म के इंसान थे, तौर तरीकों पर चलने वाले, उसीलिए मेरी बात पर फौरा राजी हो गए। फिर उन्हें ये डर भी था कि कहीं अच्छा खासा रिश्ता खत्म ना हो जाए। मुस्कान भाभी को देखकर तो खुद ब खुद ही उनका दिल भाभी पर आ गया था, क्योंकि भाभी थी ही इतनी खूबसूरत कि इन पर से नजर ही नहीं हटती थी। भाई को ठंडा करने के बाद मैंने खुद मुस्कान भाभी से बात ही नहीं हटती थी चीत शुरू कर दी। मैं रोज उन्हें फोन करता, कभी खुद उनका फोन आ जाता, लेकिन मैंने उन्हें कभी ये ना बताया कि मैं उनका दीवर हूँ। वो मुझे अपना मंगीतर समझते हैं और अपने दिल की हर बात मुझसे कह दिया करते हैं। मैं भाभी की पसंद नापसंद हर बात को जान गया था। मैंने तो उनसे इतनी जाती बातें भी कर ली थीं कि जो मियाँ और बीवी के दरमियान ही जचती हैं। शुरू में तो मेरी बातें सुनकर भाभी शर्मा कर फोन काट दिया करती थी, फिर धीरे धीरे इन्हें मेरी बातों की आदत हो गई।
वो शादी में किस तरह की नाइटीज लेकर आएंगी और मेरी खुशी के लिए क्या क्या करेंगे। इस तरह की सारी बातें मैंने खुलकर उनसे पूछी थी और भाभी ने खुद मुझे बताया था कि उन्होंने शादी के लिए बहुत सारी खूबसूरत नाइटीज खरीदी हैं। मेरे बहुत इस्रार करने पर उन्होंने उन सारी नाइटीज की तस्वीरें भी मुझे भेजी थीं, जिन्हें देखकर मेरे जज्बात भड़कने लगे थे। मैं तसव्वुर की ऊँख से शादी की रात भाभी को उन खूबसूरत जालीदार नाइटियों में बस्त्र पर देख रहा था और आहें भर रहा थे। मेरा भाई बड़ा ही खुश किस्मत था, जिसे मेरी माँ ने ऐसी परी ढूंढ कर दी थी, जबकि मेरी शादी के बारे में उमा सोचती तक नहीं थी, क्योंकि मैं भाई की कमाई पर ऐश करता था। न ही मैंने ज्यादा तालीम हासिल की थी, न ही मेरा नौकरी की तरफ रुझान था। मेरे मुंह से निकली हर बात मेरा भाई पूरी कर देता, इसीलिए मेरे लिए नौकरी एक गैर जरूरी सी चीज थी। मगर उम्मा का कहना था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँगा, वो मेरी शादी नहीं करेंगी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसीलिए मैं भाभी के जरिए ही अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचा रहा था। देखते ही देखते महीना गुजर गया और भाई की शादी का दिन करीब आ गया। मुझे ये खौफ सताने लगा कि अगर भाभी ने भाई को बता दिया कि वो फोन पर भाई समझकर किसी से बातें करती थीं, तो भाई को सारा सच पता चल जाएगा और फिर मेरी खैर नहीं होगी। जब ये खौफ हद से ज्यादा बढ़ा और मैं परेशान हुआ, तो मैंने सोचा कि किसी तरह इस मसले का हल निकाल लूं और ये बात भाई तक न जाए। और फिर शादी से 2 दिन पहले उम्मा ने भाभी के जोड़े वगैरह पहुंचाने के लिए मुझे साथ चलने के लिए कहा, तो मुझे लगा यही मुनासिब मौके है जब मैं तन्हाई में भाभी से बात करके उन्हें अपनी हकीकत बता सकता हूँ। मैंने सोचा था कि भाभी से माफी मांग लूंगा, उनसे कहूंगा कि मैंने तो शरारत में बातचीत शुरू की थी, मुझे पता नहीं था कि ये मामला इतनी आगे बढ़ जाएगा। और यही सोचकर मैं भाभी के घर पहुंच गया था। उम्मा भाभी की उम्मा के साथ रस्मों के मामला तय करने बैठ गई, तो मैं मौका देखकर भाभी के पास बावर्ची खाने में चला गया। भेगे बालों में खड़ी भाभी को देखकर मेरी नजरें बहकने लगी थीं। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उनकी लहजे की मिठास भी मेरे कानों में रस घोल रही थी। और फिर जिस तरह की बातें हमारे दरमियान हो चुकी थीं, मेरी नजर से शर्म व हया का पर्दा उतर गया था। जब भाभी ने मेरी नजरों को अपने वजूद पर महसूस किया, तो मुझे देखकर पूछने लगी, क्या बात है आतिफ, कुछ कहना चाहते हो क्या? मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा की और भाभी से कहा कि नादानी में मुझसे गलती हो गई है। और फिर मैंने उन्हें जैसे ही सारी बात बताई, तो उनकी आंखें हैरत से फट गई। उसके बाद उन्होंने जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी, मैंने तुम जैसा बगैर इंसान आज तक नहीं देखा। अपने ही भाई की मंगेतर से इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तो ये समझ बैठी थी कि शायद मेरा होने वाला शौहर अंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता है, उसी लिए मैंने बातों का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन तुमने हर हद ही पार कर दी। मैंने तो तुम्हें अपनी नाइटीज की तस्वीरें भी। ये कहकर भाभी ने अपना सर पकड़ लिया और उससे पहले कि भाभी मजीद हंगामा खड़ा करती या अपने घर वालों को कुछ भी बताती, मैं भाभी के कदमों में बैठ गया और उनसे माफी मांग ली। भाभी को भी न जाने क्या ख्याल आया कि वो एकदम ही चुप हो गई। शायद वो अपने घर वालों को बताए बगैर मुझसे बात कर रही थी, इसीलिए खामोश हो गई, या फिर उस सारे किस्से में बदनामी इन्हीं के हिस्से में इन्हीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जबान को ताला लगाया था। जो भी था, मेरी नज़र में ये मामला निमट गया था। मैंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली थी और मुझे यकीन था कि अब ये बात भाभी कभी भाई को नहीं बताएंगी। अलबत्ता उनकी अंगलियों के निशान मेरे चेहरे पर पूरी तरह छिप गए थे। वो तो शुक्र था कि इस जगह मेरे और भाभी के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए ये बात हम दोनों के दरमियान ही ख़त्म हो गई। भाभी के चेहरे पर शर्मिंदगी के जो तासरात थे, बयान से बाहर थे। उन्हें अपने गलती का पूरी तरह एहसास था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास शायद अब भी नहीं हुआ था। मैं वापस लौटकर घर तो आ गया था, लेकिन जब रात को भाभी का फ़ोन नहीं, या तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगी। पिछले 1 महीने में मुझे रोज़ाना रात को इनकी आवाज़ सुनने की आदत हो गई थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत भरी बातें किया करती थीं और इन बातों के साथ ही मेरी रात गुजरती थी। जब भाभी का फ़ोन ना आया तो मैं बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलने लगा और फिर भाई के कमरे में पहुँच गया। भाई खुशी अपना कमरा सेट कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, कैसे भाई हो, थोड़ा सा मेरा भी हाथ बटा दो, दूल्हा होकर सारा काम मैं अकेला ही देख रहा हूँ। भाई की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। वो दफ्तर भी संभालते थे और घर के काम काज भी करते थे। शादी की सारी जिम्मेदारी भी
उन्हीं के कांधों पर थी। मैं तो बस सारा दिन यहाँ से वहाँ उवारा गर्दी ही करता था। मैंने भाई के साथ फर्नीचर की सेटिंग वगैरह शुरू कर दी। भाई कहने लगे कि बेड इस तरह लगाना है कि बाहर से कमरे का मंजर नजर न आए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि दरवाज़ा खोलते ही बेड सामने रखा होता है, कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। बेड को एक कोने से लगवा दो। भाई की बात सुनकर मैं अचानक ही चौंक पड़ा था। भाई प्राइवेसी की बात कर रहे थे, वो प्राइवेसी जो हर नए शादीशुदा जोड़े को चाहिए होती है। अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल लिया था और मैं खुद ब खुद ही मुस्कुरा उठा था। मुझे मुस्कुराता देखकर भाई पूछने लगे, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैंने भाई से कहा, आप बहुत थक गए होंगे, बाकी की सेटिंग में क्लब के दफ्तर के जाने के बाद कर दूंगा, अभी आप आराम कर लें। भाई ने घड़ी पर नजर डाली तो वाकई ही रात के 2 बज गए थे। वो पूछने लगे, पक्का तुम कल ये काम कर दोगे? मैंने सीने पर हाथ रखा है और कहा, जी भाई, कल आपके कमरे की अच्छी तरह सेटिंग हो जाएगी। मेरी बात सुनकर भाई खुश हो गए और मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहने लगे, अब तुम्हें जिम्मेदार हो ही जाना चाहिए ताकि हम तुम्हारी भी शादी के बारे में सोचें। भाई की बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे में ओ गया। मेरे जहन में एक ऐसा मंसूबा आया था कि बाद भाभी चाहकर भी भाई के सामने न ही मेरी हकीकत खोल सकती थी और न ही मुझे मजीद उनके लिए तड़पना पड़ता। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक मूवी में ये मंजर देखा था और अब मैं उसको अपनी जिंदगी में दोहराने वाला था। अगली सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मार्केट गया और एक हाई क्वालिटी कैमरा लेकर आ गया, जिसे मैंने भाई के कमरे की सेटिंग के दौरान कुछ इस तरह से वॉल पेंटिंग के फ्रेम में लगाया कि वो करीब से देखने पर ही नजर आ सकता था। मुझे यकीन था कि शादी की रात भाई के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो दीवार पर लगी पेंटिंग का बगौर जायजा लें। जब बस्तर पर खूबसूरत दुल्हन बैठी हो तो फिर दीवारों पर उनका ध्यान कहाँ जाना था। यही सोचते हुए मैंने वो कैमरा अच्छी तरह फिट कर दिया और उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट भी कर दिया। अब जो कुछ भी भाई के कमरे में होता वो मैं आसानी से अपने लैपटॉप पर देख सकता था और यही सोचकर मन में गदाहट हो रही थी कि जो बातें मैंने भाभी के मना से सुनी थी उन्हें आंखों से देखने का वक्त भी आ गया था। मैं भाई के कमरे से बाहर निकला तो मेरे बाबा बाहर ही बैठे हुए थे। वो रिटायर्ड हो चुके थे और सारा दिन घर में ही रहते थे। उन्हें देखते ही मैं छपने की कोशिश करता था, क्योंकि हमेशा उनका लेक्चर शुरू हो जाता कि मुझे अब अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। बाबा ने मुझे भाई के कमरे से निकलते देखा हो तो फिर वही बात शुरू कर दी, अपने दोस्त बदलो, अपनी सोहबत बदलो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलत रास्ते पर चला रहे हैं। बाबा को मेरे दोस्तों से बड़ा मसला था। बाबा कहने लगे, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है और तुम्हारे दोस्त सबके सब ही लफंगे और उवारा लगते हैं। किसी का नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है, बस फजूल कामों में वक्त जाये है करते हो। बाबा के आगे सर झुकाए खड़ा रहा और वो बहुत देर तक मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमेशा की तरह उनकी बातें मेरे सर से गुजर गई। और फिर आखिर में उन्होंने जब मुझे भाई के नाम का तांगा दिया तो मेरा दिल जल उठा। एक यही बात थी जो मुझे मेरे भाई से बदजन करती थी। बाबा कहने लगे, इतने बड़े भाई को देखो, कम उम्री से न सिर्फ उसने कारोबार खड़ा किया बल्कि घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। मुझे डॉक्टर के पास भी वही लेकर जाता है, जबकि तुम सारा दिन घर में फारिग हो जाते हो, पड़े रहते हो। लेकिन तुम्हें यह भी पता नहीं होता कि मेरे चेकअप का दिन कौन सा है बाबा। कि ये बात सुनकर मुझे भाई पर बड़ा गुस्सा आया था। मेरा बड़ा भाई बहुत ज्यादा नेक और फरमानबरदार था और उसकी वजह से मुझे बातें सुनने को मिलती थीं। खुद ब खुद मेरा दिल भाई की तरफ से खराब हो गया। वो उम्मा बाबा की आंखों के तारे बने हुए थे, जबकि मैं छोटा होकर भी सबकी डांट ही सुनता था। उनकी कोई गलती बाबा को दिखाई ही नहीं देती थी। अगर कुछ कमी थी तो वो सिर्फ मुझ में थी। यही सोचते हुए मैं अपने कमरे में आ गया और सामान पटकने लगा। अगले दिन भाई की बारात थी। शाम को भाई दफ्तर से लौटे तो कहने लगे, कुछ शूर शराबा करो। तुमने क्या खुद को कमरे में बंद कर लिया है? भाई के कहने पर मैंने उच्चबाजी वगैरह की और फिर अगले दिन हम धूमधाम से बारात लेकर गए। मैंने कैमरा लगाने के बाद से 1-2 दफ़ा रिकॉर्डिंग भी चेक करके देख ली थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे यकीन था कि भाई की शादी की रात मुझे भी खूब मज़ा होने वाला है। शादी का फंक्शन बहुत अच्छी तरह निमट गया और भाई भाभी को रुखसत करवा कर घर ले। हमारी कोई बहन तो थी नहीं, उसलिए उम्मा ने मुझे ही दूध के गिलास पकड़ा दिए और कहने लगी कि भाई के कमरे में रख दो। मैं दूध के गिलास टरे में सजाए भाई के कमरे में गया तो मेरी भाभी बस्तर पर बैठी थी। मैंने एक नज़र भाभी पर डाली तो पलकें झपकना भूल गया। दलहन बनकर
तो उनका हुस्न और भी दो अच्छा हो गया था। मुझे देखकर भाभी ने नफरत से मुंह फेर लिया। मुझे उनकी नफरत की वजह अच्छी तरह मालूम थी। मैं दिल ही दिल में हंसा कि आज की रात तो मैं पूरी तरह ही उनका नज़ारा करने वाला था और वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। दूध के गिलास रखकर मैं खामोशी से पलटकर आ गया था और फिर जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो मैं जल्दी से अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मेरे भाई बाहर अपने दोस्तों को रुखसत करने गए हुए थे। कमरे में सिर्फ भाभी मौजूद थीं, जो बड़ी ही बेचैनी से भाई का इंतजार कर रही थी। कभी भाभी के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही थी तो कभी बेचैनी। वो कमरे के दरवाजे तक जाती तो कभी पलटकर वापस बस्तर तक आ जाती, कभी पानी का गिलास उठाकर एक घौंट भरते तो कभी अपनी ही चौड़ियों को बजाने लगती। जवान भाभी को इस तरह भाई के लिए बेचैन देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे उन लम्हों का इंतजार था जब भाई कमरे में उठते और भाभी के साथ सुहाग रात मनाते और मैं हर एक मंजर से लुत्फ अंदोज होता। पूरे आधे घंटे बाद भाई कमरे में दाखिल होते। नजर आए थे, मेरी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर पूरी तरह जम गई थी। भाई को देखते ही भाभी के चेहरे पर अजीब से तासरात आए थे और अचानक ही भाभी ने भाई के साथ वो हरकत की थी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं फटी फटी निगाहों से अपनी भाभी को देख रहा था, जो बज़ाहिर तो मासूम नजर आती थी और शरीफ बनने का नाटक करती थी, लेकिन रात के इस पहर वो खुद मेरे भाई के साथ। कुछ देर तक तो मैं खामोशी से देखता रहा और फिर जब सब्र की हद पार हुई तो मैं दौड़ता हुआ भाई के कमरे में पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। कितनी ही देर गुजर गई लेकिन भाभी ने दरवाजा नहीं खोला, न ही भाई की कोई आवाज सुनाई दी। अलबत्ता मेरे इम्मा और बाबा आ गए। मैंने इम्मा से कहा कि अब खुदा के वास्ते दरवाजा खुलवा दें, मुझे अंदर जाना है। इम्मा ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगी, ये क्या तमाशा लगाया है? शादी की रात कौन अपने बड़े भाई के कमरे में जाने की बात करता है? मैंने इम्मा से कहा कि दरवाजा खुलवा दें वरना मैं तोड़ दूंगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाया तो भाभी ने दरवाजा खोल दिया और फिर अंदर का मंजर देखकर सभी सकते के आलम में रह गए। भाई सर पकड़कर बैठे थे, उनके सर से खून बह रहा था, एक तरफ गलदान पड़ा हुआ था। ये देखकर उम्मा और बाबा के भी होश उड़ गए। उम्मा ने जल्दी से अपने दोपटा भाई के सर पर रख दिया और फिर मैंने भाई की पट्टी शुरू कर दी। कुछ देर में भाई की हालत संभली और खून बहना बंद हुआ तो उम्मा गुस्से में भाभी से पूछने लगी, ये सब क्या है? मेरे बेटे का सर कैसे फट गया? भाभी खामोश खड़ी रही तो भाई कहने लगे कि अब की बहू ने मेरे सर पर यह गलदान मारा है। मुझे तो लगता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। भाई की बात सुनकर भाभी चीख उठी और कहने लगी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब लोगों को शायद मालूम नहीं है कि अब के छोटे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह ख़राब है। पहले वो पूरा 1 महीना अपने बड़े भाई की जगह मुझसे बातें करता रहा और आज की रात उसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए हमारे ही कमरे में कैमरा लगा दिया। ये कहकर भाभी ने अलमारी के ऊपर से कैमरा निकाला और उम्मा के आगे फेंक दिया। कहने लगी, अगर उज में खुद अपने शवहर को ये जख्म न देती तो वो मेरी मोहब्बत में मेरे करीब आ जाता और फिर अब का बेटा अपने कमरे में बैठकर हमारे दरमियान होने वाले सिलसिलों से लुत्फ अंदोज होता और मैं सारी जिंदगी किसी को मिना दिखाने लायक न रहती। कैमरा देखकर तो उमा, बाबा और भाई सभी के होश उड़ गए थे और मेरी सुटी गम हो गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि भाभी इतनी चालाक निकलेगी कि वो मेरे छिपाए हुए कैमरे को भी देख लेगी। भाभी कहने लगी कि वो तो मैं बेचैनी कि आलम में यहाँ वहाँ टहल रही थी कि जब ही मेरी नज़र इस कैमरे पर पड़ गई। दरअसल ये फर्नीचर मैंने अपनी पसंद से डिज़ाइन करवाया है और उसकी एक एक चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है। उसी लिए जब मैंने एक कोने पर यह एक्स्ट्रा चीज़ देखी तो मुझे कुछ खटका सा हुआ और फिर कुछ देर के गौर के बाद मुझे समझ आ गया कि ये कैमरा है जिसे यहाँ छिपाया गया है और ये समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये हरकत किसकी होगी। भाभी ने बना झटके सारे घर वालों के सामने ये बात रख दी कि मैंने 1 महीने तक उनसे भाई की जगह बातें की थीं। जैसे ही इम्मा को भाभी की बात पर यकीन आया तो वो मुझे बड़ी तरह मारने पीटने लगी और बाबा ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मेरे भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे, उज वो भी बिल्कुल खामोश बैठे थे। बात ही ऐसी थी, वो कैसे मुझे माफ़ कर सकते थे? मैंने तो उनकी शादी की रात को बर्बाद करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ था। भाई ने नफरत भरी नज़र मुझ पर डाली
और कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें बेटों की तरह पाला और किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कभी तुमसे बुलंद आवाज में बात नहीं की और उसका सला तुमने मुझे इस तरह दिया है, न जाने तुम फोन पर मुस्कान से क्या क्या बातें करते रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने मुझे मेरी बीवी की नजरों में भी गिरा दिया है। वो बेचारी तो बेखबरी में मार खा गई, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भाई ने मुझसे अपना मुन्ना फेर लिया था। उम्मा ने मुझे मेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था और भाभी से माफी मांग ली थी। सारी खुशियां उदासियों में तब्दील हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास इस वक्त हुआ था जब मेरी गलती पकड़ी गई थी, जब मेरे किरदार की खामियां खुलकर सबके सामने आ गई थी और मैं अपने ही घर वालों की नज़रों में जलील हो गया था। उन्हें वाले कई दिन तक मैं अपने कमरे में बंद रहा। उम्मा आती मुझे खाना देकर चली जाती। ने ही भाई ने मुझसे बात की थी और न ही बाबा ने। अपने ही कमरे में मेरा दम घटने लगा था। भाभी ने जानबूझकर भाई को जख्म दिया था। वो जानती थी कि मैं ये देखकर उनके कमरे की तरफ भागूंगा और वो सबके सामने मेरी सच्चाई खोल देंगी। जो कुछ उन्होंने सोचा था वैसा ही किया था और अब मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। तंग कर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मजीद हूंगा, जिंदगी का बोझ नहीं उठाऊंगा। और फिर एक दिन मैंने खुदकुशी कर ली। मेरे घर वाले मुझे अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। मेरी हालत देखकर मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया और मेरे माँ बाप वो तो पहले ही मेरे गम में परेशान हो रहे थे। मेरी भाभी ने भी मुझे माफ कर दिया था और फिर भाई ने मेरा वीज़ा लगवाकर मुझे सऊदी अरब भिजवा दिया था। वहाँ उनके किसी दोस्त के पास नौकरी खाली थी और अब मैं सऊदी अरब में नौकरी करता हूँ। भाई को यही ठीक लगा कि वो कुछ उर्से के लिए मुझे मेरे बड़े दोस्तों की सोहबत और घर से दूर कर दें, ताकि फिर मैं ऐसी कोई गलती न करूं। उज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूं कि मेरी गलती आगे न बढ़ी और भाभी की अक्लमंदी की वजह से कुछ बड़ा होने से पहले ही रख गया। अगर इस रात में भाई और भाभी की शादी की सारी रात की वीडियो देख लेता और ये बात बाद में खुलती तो शायद मेरे पास माफ़ी का कोई दरवाज़ा बाकी न बचता।